हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पॉइंट। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग नॉर्मेलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉर्मेलिटी का कल एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट किए थे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा प्रीवियस हम लोग रिकॉल कर लेते हैं पहले। नॉर्मेलिटी जब हमारा अच्छे से आज डिस्कस हो जाएगा तो उसके ऊपर हम लोग आज बच्चे न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखो, नॉर्मेलिटी को हम लोग कल समझे थे कि जिस प्रकार मोलारिटी होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी प्रकार नॉर्मेलिटी होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में या 1000 ml सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग फॉर्मुला वाइज कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml लेंगे तो ऊपर 1000 कर देंगे। बोलो क्लियर है। अब बात है कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जो मास हमें सॉल्यूट का दिया जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या बच्चे, तो बोलेंगे सर इक्विवेलेंट मास। कौन सा मास, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो क्लियर है। ये बात को हम लोग समझे थे कल। अब बात है, मेन बात ये है, जैसे मोलारिटी में ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते थे, मास बाई मोलर मास। तो यहाँ मास बाई इक्विवेलेंट मास करते हैं। क्लियर है। इक्विवेलेंट मास हमको 2 तरीके से निकाला जा सकता है, चाहे तो फॉर्मूला से निकालेंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि ऊपर मास तो हमें दिया रहेगा ना, मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया रहेगा। क्लियर है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो बोलेंगे सर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो सॉल्यूट तो क्वेश्चन में डिस्कस रहेगा ना, कौन सा सॉल्यूट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, NaOH है, तो सबका मोलर मास तो हमें मालूम है। मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है ये हम कल समझे थे, इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा लिख देते हैं इन लीटर। बोलो क्लियर है। अब ये वैलेंसी फैक्टर नीचे है सबसे, तो ये पलट के ऊपर चल जाता था। तो ये फॉर्मूला हमारा कल बन के तैयार हुआ था बच्चे, ठीक है। तो अगर इसी फॉर्मूला को देखें कि इसी के आगे हम करना चाहें, तो ये जो सबसे नीचे है पलट के ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। बोलो क्लियर है। अब बोलेंगे मास बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे में जो है इसी को हम लोग कल समझे थे मोलारिटी होता है ना, ये मोलारिटी, मास बाई मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। देखो ये शॉर्टकट फॉर्मूला बच्चे हमारे लिए बनेगा नॉर्मेलिटी निकालते समय। इस फॉर्मूला को हम लोग बहुत यूज़ करेंगे। मोलारिटी तो हमें बहुत अच्छा से समझ में आता है, नॉर्मेलिटी थोड़ा सा टफ होता है। तो नॉर्मेलिटी जब भी हमें निकालना है, चाहे तो इस फॉर्मूला से करें, अगर ये समझ में नहीं आता है तो मोलारिटी पहले निकाल लेंगे, और वैलेंसी फैक्टर हमें आता है निकालने, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नॉर्मेलिटी तुरंत निकल जाएगा। तो चलो, ये फॉर्मूला हुआ इक्विवेलेंट मास का। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, बोलेंगे सर मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर, या जिसको एन फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर एक्स से भी लिखते हैं, कैपिटल एक्स से भी लिख सकते हैं, या स्मॉल एन से लिख सकते हैं, मतलब बहुत तरीका है लिखने का। तो वैलेंसी फैक्टर को हम लोग एक्स से लिखते हैं। वैलेंसी फैक्टर कल हम लोग समझे थे, आज वापस रिकॉल करेंगे। तो बोलेंगे, देखो ध्यान से बच्चे, हम बोलेंगे इक्विवेलेंट मास को चाहे तो फॉर्मूला वाइज निकाल लो, या इक्विवेलेंट मास क्या होता है इसको थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। कल समझे थे लेकिन आज वापस से थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, ताकि हमें कल का जो भी डाउट था वो क्लियर हो जाए और आगे इस लेक्चर में थोड़ा सा कहानी समझ में आए, ठीक है। चलो, इक्विवेलेंट मास को हम लोग समझते हैं। इक्विवेलेंट मास होता क्या है, तो कल हम लोग समझे थे इक्विवेलेंट मास एसिड के केस में और बेस के केस में, सॉल्ट में भी निकलता है इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो बोलेंगे इक्विवेलेंट मास हम लोग निकालते कैसे हैं बच्चे, तो बोलेंगे अगर हमारा एसिड है तो एसिड का उतना मास लो जो कि हमें 1 मोल H+ आयन दे दे। क्लियर है। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इन केस ऑफ एसिड, एसिड की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट मास हमारा क्या होगा, तो बोलेंगे देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल एक HCl हम एसिड उठाते हैं, HCl का कितना मोल लिए हैं, 1 मोल लिए हैं। ये डिसोसिएट करेगा तो क्या बनाएगा, H++ Cl-। बोलो क्लियर है। तो 1 मोल HCl हमको 1 मोल H+ और 1 मोल Cl- दे रहा है। तो एसिड के केस में इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है उतना मास जो कि हमें 1 मोल H+ आयन सप्लाई करे। तो क्या 1 मोल H+ आयन मिल रहा है, बोलेंगे बिल्कुल मिल रहा है। तो उसके लिए HCl कितना लिए हैं, 1 मोल, तो 1 मोल का मास कितना होता है, 36.5 ग्राम। बोलो क्लियर है। तो यानी कि अगर हम 36.5 ग्राम HCl ले लेंगे तो उससे हमें 1 मोल H+ मिलेगा, और यही मास इसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है। बोलो क्लियर है। इक्विवेलेंट मास वो मास है एसिड के केस में जो कि हमें 1 मोल H+ आयन सप्लाई करे। बेस के केस में वो मास बेस का जो हमें 1 मोल OH- सप्लाई करे। तो देखो हर एसिड ना हमेशा 1 ही मोल H+ आयन सप्लाई नहीं करता है, हो सकता है 1 से ज़्यादा भी करे। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 को देखो,
H2SO4 अगर डिसोसिएट होगा तो कितना आयन देगा, H प्लस 2 ठो देगा और यहाँ सल्फेट आयन 1 ठो देगा। मतलब अगर 1 मोल इसका लेंगे तो ये 2 मोल और ये 1 मोल देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड देखो कितना मोल H प्लस आयन दे रहा है, 2 मोल। लेकिन इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट कहता है कि उतना मास लो, इक्विवेलेंट मास मतलब उतना मास एसिड का चाहिए जिससे हमें 1 मोल H प्लस आयन सप्लाई मिले, 1 मोल H प्लस मिले। तो 1 मोल H प्लस मिलने के लिए हमें क्या चाहिए, इस इक्वेशन को अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें कंप्लीटली, देखो ध्यान से, इधर भी कर दिए तो इधर भी हाफ से करेंगे तो ये H प्लस बन जाएगा और यहाँ भी हाफ से करेंगे तो ये सल्फेट आयन के आगे 2 लग जाएगा। तो अब बोलो इसके 1 मोल के लिए हमको कितना मोल सल्फ्यूरिक एसिड का जरूरत पड़ेगा, बस आधा मोल का, है ना, हाफ मोल अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का लेंगे ना तो उससे हमें 1 मोल H प्लस आयन मिल जाएगा। तो आधा मोल मतलब कितना ग्राम, तो बोलेंगे 49 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का मास होता है 98 ग्राम, तो आधा मोल का मास 49 ग्राम, यानी कि 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के केस में सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास होगा। बोलो क्लियर है, इस बात को भी कल हम लोग समझे थे। तो देखो इक्विवेलेंट मास को तो चाहे तो ऐसे समझ लो कि सर उतना मास जिससे हमें 1 मोल H प्लस आयन मिले, क्लियर है। या हम लोग दूसरी तरफ से ऐसे समझ सकते थे, इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट मास को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में क्या, बोलो, वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूला से भी हम लोग जानते हैं। तो मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका HCl का देखें तो मोलर मास होता है 36.5 और वैलेंसी फैक्टर इसका 1 होता है। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, एसिड कितना H प्लस आयन हमें दे रहा है, ठीक है, तो 1 हुआ तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हुआ 36.5। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में लेंगे तो इसका मोलर मास कितना है, H2SO4 के केस में ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ किसके केस में ले रहे थे, HCl के केस में इक्विवेलेंट मास निकाल रहे थे। तो इक्विवेलेंट मास अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, इक्विवेलेंट मास HCl की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड के केस में हमारा मास कितना है 98 ग्राम है मोलर मास ऊपर, और वैलेंसी फैक्टर कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 2, क्योंकि ये 2 H प्लस आयन हमें सप्लाई करता है, 1 मोल 2 मोल सप्लाई करता है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ 2। तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मास क्या हुआ 49। चाहे तो ऐसे कर लो या अदरवाइज इस कॉन्सेप्ट पे करो। यही सब चीज कल हम लोग बच्चे समझे थे, उसको रिकॉल करेंगे अभी 5 मिनट ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट तगड़ा होता चला जाए, क्लियर है। चलो तीसरा एसिड यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, देखो ये दोनों एसिड हो गया ना। तीसरा एसिड हम लोग ले रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड ले रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड हमारा H3PO4 कहलाता है ना। तो ये कितना H प्लस देगा, तो बोलेंगे सर 3 H प्लस देगा प्लस फॉस्फेट आयन देगा, ठीक, 3 H प्लस 3 निगेटिव आया। तो 1 मोल हमारा कितना मोल H प्लस दे रहा है, 3 मोल और ये 1 मोल। हम बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड के 1 मोल जिसका मास होता है 98 ग्राम जस्ट इक्वल टू सल्फ्यूरिक एसिड, वो हमें 3 मोल H प्लस दे रहा है। लेकिन इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट कहता है कि फॉस्फोरिक एसिड का उतना ही मास लो जिससे हमें 1 मोल H प्लस मिले। तो 1 मोल H प्लस लेने के लिए इस इक्वेशन को कितना से डिवाइड करना पड़ेगा या कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलेंगे 3 से। तो 3 से अगर इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से इस रिएक्शन को हम डिवाइड कर दें तो बोलो इधर H प्लस हो जाएगा और प्लस 1/3 PO4 3 माइनस होगा कि नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को पूरे में 1/3 किए हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या पता चला बच्चे, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे हमें ये पता चला कि अगर फॉस्फोरिक एसिड का 1/3 मोल हम ले लें, कितना मोल ले लें, 1/3 मोल ले लें, तो वो हमें 1 मोल, ये मोल के सेंस में लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर 1/3 मोल हम फॉस्फोरिक एसिड का लेते हैं तो हमें 1 मोल H प्लस आयन सप्लाई हो रहा है। बोलो क्लियर हो रहा है ना। तो 1/3 मोल का मास कितना, तो बोलेंगे 98/3 ग्राम, यानी कि इक्विवेलेंट मास फॉस्फोरिक एसिड का कितना हो जाएगा बच्चे, बोलेंगे सर 98/3 ग्राम हो जाएगा। मतलब उतना मास लीजिए जिससे हमें 1 मोल H प्लस मिले। हमें दे रहा है कितना उससे मतलब नहीं, हमें 1 ही मोल H प्लस चाहिए। अब 1 मोल H प्लस काहे चाहिए ये कल हम डिस्कस नहीं किए थे, अभी करेंगे उस चीज़ को, है ना, इसलिए इत्मीनान से देखना है। तो यानी कि देखो चाहे तो इस तरह से हमारा मिल गया इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 98/3, या इक्विवेलेंट मास हम फॉस्फोरिक एसिड के केस में अगर हम डील करेंगे तो कितना हो जाएगा, मोलर मास 98 बाई वैलेंसी फैक्टर इसका 3 होता है। फॉस्फोरिक एसिड ना 3 मोल H प्लस आयन सप्लाई करता है, ये बात हम जानते हैं, कल पिक्चर भी बनाए थे हम लोग फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड में, कि फॉस्फोरिक एसिड 3 H प्लस देता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है हाइड्रोजन। फॉस्फोरस एसिड में 2 ही H प्लस टूट के निकलता है और हाइपोफॉस्फोरस एसिड में 1 ही मोल H प्लस टूट के निकलता है, 1 ही हाइड्रोजन निकलता है। इसलिए इसका मतलब कह सकते हैं इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है। तो इक्विवेलेंट मास को हम मोलर मास ऊपर और नीचे वैलेंसी फैक्टर को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है। अगला एसिड हम देख रहे हैं बच्चे, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, इसका इक्विवेलेंट मास हमें पता चल गया। अगला हम एसिड देख रहे हैं फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो बोलेंगे सर फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO3। ये टूटता है तो कितना H प्लस देता है, तो हम जानते हैं 2 H प्लस देता है प्लस HPO3 2 माइनस। देखो यहाँ 2 H प्लस है यहाँ, इसलिए 2 निगेटिव आया है, ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं, बेसिक सही है सर।
तो ये फॉस्फोरस एसिड है, इसका कितना मोल लिए हैं तो बोलेंगे 1 मोल। तो इससे हमको कितना मोल मिल रहा है 2 मोल। बोलोगे सर यहाँ 2 ही क्यों मिला, 3 H था तो तीनों क्यों नहीं निकला। तो कल फॉस्फोरस एसिड का भी हम लोग डायग्राम बनाए थे। इसमें देखो 3 ऑक्सीजन है तो एक यूज हो गया, दूसरा यूज हो गया, तीसरा यूज हो गया। एक हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ हमारा डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। बोलो क्लियर है ना। हम बोलेंगे कल हम लोग समझे थे वही हाइड्रोजन टूटता है जो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ जुड़ा रहता है। हाइड्रोजन और फॉस्फोरस के बीच वाला बॉन्ड बहुत मजबूत होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है। मतलब हाइड्रोजन और फॉस्फोरस के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए ये बॉन्ड हमारा मजबूत है, नहीं टूटेगा। ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, इसलिए इस केस में हमारा ना 2 ही H+ रिलीज करता है फॉस्फोरस एसिड। क्लियर है। बाकी ये अलग से तुम्हारा निगेटिव आयन बन गया। बोलो क्लियर है। ठीक, तो अब इसका इक्विवेलेंट मास निकालना कैसे निकालेंगे तो बोलेंगे एक बात समझो, ये एसिड है तो बिल्कुल है, एसिड हमें क्या देता है H+ आयन देता है। तो ये फॉस्फोरस एसिड 1 मोल कितना मोल H+ आयन दे रहा है 2 मोल दे रहा है। हमें चाहिए कितना 1 ही मोल H+। अब 1 मोल कहाँ चाहिए इसी को हम थोड़ी देर में डिस्क्लोज करने वाले हैं। तो बोलेंगे फॉस्फोरस एसिड का मास बोलो तो उसका होता था 98 होता था ना फॉस्फोरिक एसिड का, उसमें 4 ऑक्सीजन होता था, इसमें 3 होता था। 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16, घटा 2 कितना हो जाएगा 82। यानी कि 82 ग्राम अगर हम फॉस्फोरस एसिड ले रहे हैं तो इससे हमको 2 मोल H+ आयन मिल रहा है। ये 2 मोल कैसे होता है ये सब हम लोग स्टोकियोमेट्री में समझते हैं, ये सब चीज कहानी है ना। तो बोलेंगे 2 मोल मिल रहा है लेकिन हमें 1 ही मोल चाहिए। तो इस रिएक्शन को कितना से डिवाइड कर दें बोलो 2 से। तो 1/2 H3PO3 क्या देगा H+ देगा प्लस 1/2 HPO3 2-। अब इसका 1 मोल अगर हमें चाहिए तो उसके लिए इसका कितना मोल लेना पड़ेगा, हाफ मोल लेना पड़ेगा। तो हाफ मोल का मास कितना हो गया 82/2 यानी कि 41 ग्राम। यानी कि 41 ग्राम फॉस्फोरस एसिड का इक्विवेलेंट मास है। करके यहाँ देख लेते हैं हम लोग दूसरे फॉर्मूला से। अगर मान लो इक्विवेलेंट मास हमें नहीं मालूम, ये तरीका हमें नहीं पकड़ में आ रहा है तो बोलेंगे दूसरा तो फॉर्मूला मेथड है ना हमारे पास। तो फॉर्मूला मेथड क्या कहता है इक्विवेलेंट मास अगर हमें निकालना किसका H3PO3 का, तो मोलर मास कितना है H3PO3 का तो बोलेंगे 82। और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है बच्चे, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। वो एसिड कितना H+ आयन रिलीज कर रहा है वही वैलेंसी फैक्टर कहलाता है एसिड के केस में। बेस के केस में वो बेस कितना OH- आयन सप्लाई करेगा उसी को हम लोग वैलेंसी फैक्टर कहेंगे बेस के केस में। ठीक है, तो बोलेंगे 2 कर रहा है इसलिए इसका हुआ 41 ग्राम। बोले कि 41 ग्राम पर इक्विवेलेंट, मतलब पर इक्विवेलेंट इसका मास हुआ 41 ग्राम, इसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट मास। क्लियर है। इसके बाद इस समझ में आ रहा है कहानी बच्चे। इसका मतलब 1 मोल H+ के लिए इसका हमको ना 82 ग्राम नहीं चाहिए, कितना ग्राम चाहिए 41 ग्राम ही चाहिए। क्लियर है। इस सभी इक्विवेलेंट मास को आप एक जगह इकट्ठा कर लेंगे बच्चे, ध्यान से समझो है ना। बेस के केस में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोग कुछ देर ना प्रीवियस लेक्चर कल वाले को रिकॉल करेंगे तब हमें नॉर्मलिटी अच्छे से फीलिंग आएगा है ना। अगला एसिड है H3PO2। देखो पहला लिए H3PO4, उसके लिए H3PO3, अब ले रहे हैं H3PO2। ये कितना H+ देता है तो बोलेंगे सर 1 ही H+ देता है। समझ आ रहा है कैसे देता है, हम करके दिखाते हैं। 2 नेगेटिव बोलो क्लियर है। 2 नेगेटिव होगा नहीं 1 नेगेटिव होगा ना, 1 ही H+ ये रिलीज हुआ तो 1 नेगेटिव। ठीक, तो बोलेंगे देखो ध्यान से इसका 1 मोल दे रहा है कि नहीं दे रहा है बोलो। इसका 1 मोल, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब इसके 1 मोल हाइपोफॉस्फोरस एसिड हमको 1 ही मोल H+ आयन सप्लाई कर रहा है। क्लियर है। 1 मोल का मास कितना तो बोलेंगे देखो 98 में वहाँ 4 ऑक्सीजन होता था, यहाँ 2 ऑक्सीजन है यानी कि 32 घटा 2 कितना हो जाएगा 66 ग्राम होगा ना इसका मास। ऐसे भी करके देख लो 3 और प्लस 31 और प्लस 32 तो कितना हुआ 3 2 5 3 3 6 और 3 6 यानी कि 66 ग्राम हुआ। ठीक है, तो यानी कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड का मोलर मास तो 66 ग्राम होता ही है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आज के बाद। इसका 66 ग्राम से 1 मोल मिल रहा है ना, 1 ही मोल हमें चाहिए। इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट कहता है कि 1 मोल H+ हम आयन मिले, तो सच में इस बार 1 ही मोल मिल रहा है ना, इसका मतलब यही इसका इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड का अगर हम H3PO2 का इक्विवेलेंट मास निकालना चाहें फॉर्मूला वाइज तो इसका मोलर मास कितना है 66 और वैलेंसी फैक्टर इसका कितना होगा 1, क्योंकि ये 1 ही H+ आयन दिखता है। देखो जितना हाइड्रोजन होता है ना सारा का सारा रिप्लेसेबल नहीं होता है, सारा का सारा रिलीज नहीं होता है इस एसिड के केस में है ना। इसलिए फॉस्फोरस एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड में कुछ बात ध्यान रखना है कि फॉस्फोरिक एसिड में तीनों H+ रिलीज होता है, फॉस्फोरस में 2 और हाइपोफॉस्फोरस में 1 ही रिलीज होता है। तो 66/1 करोगे तो कितना आएगा 66 ग्राम पर इक्विवेलेंट, इसका 66 ग्राम इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। बोलो क्लियर। बोलोगे सर ये 1 ही H+ कैसे दिया, तो ये भी कल हम लोग समझे थे। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फोटो कैसे बनेगा, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 1 यूज कर लिए, 1 और यूज कर लो।
इसके साथ एक हाइड्रोजन यूज़ करो, 2 हाइड्रोजन बचा है, 2 हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो बोलेंगे तुम ही बताओ क्या ये हाइड्रोजन टूटेगा? बोलेंगे नहीं टूटेगा। कौन सा टूटेगा? तो बोलेंगे ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। कटिंग करने का मतलब ये हम तोड़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं समझना कि ये नहीं टूट रहा है, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और ये दोनों बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, मजबूत है। इसलिए एक H+ दिया ना, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। इसका बेसिसिटी कितना है बच्चों? 1 है। बेसिसिटी, एसिड का बेसिसिटी निकाला जाता है। तो एसिड का बेसिसिटी अगर हम कहें बच्चों, HCl का बेसिसिटी कितना होगा? 1। H2SO4 का बेसिसिटी कितना होगा? 2। H3PO4 का बेसिसिटी कितना होगा? 3। बोलो क्लियर है? देखो ध्यान से, इसको मिटा रहे थोड़ी देर के लिए। बेसिसिटी मतलब कितना H+ आयन वो रिलीज करता है, और बेस का होता है एसिडिटी, है ना। H3PO3 का बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 2। H3PO2 का बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 1। ध्यान रखना। क्लियर है? तो यानी कि हम ऐसा भी समझ सकते हैं, एसिड के केस में मोलर मास बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, वो हमको इक्विवेलेंट मास दे देगा। क्लियर है? यानी कि एसिड के केस में मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड अगर हमें पता करना है तो मोलर मास बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, और बेस के केस में मोलर मास बाय एसिडिटी ऑफ बेस कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। तो देखो बच्चों, इक्विवेलेंट मास का हम लोग दोनों तरीका समझ गए, फॉर्मूला से भी और ये कॉन्सेप्ट से भी। उसी प्रकार बेस के केस में भी हम समझे थे। एक एग्जांपल बेस का ले लेते हैं। कल डिफिनेशन भी हम लोग लिख चुके थे बेस के केस में कि इक्विवेलेंट मास बेस के केस में क्या कहलाएगा? बोलेंगे सर मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर इन केस ऑफ बेस। ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बेस हम लोग यहाँ पे लेते हैं NaOH, ये टूटेगा क्या बनाएगा? Na+ और OH- बनाएगा। बोलो बच्चे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। तो यानी कि समझो इसका कितना मोल लिए हैं? 1 मोल। कितना मोल Na+ सप्लाई कर रहा है? 1। कितना मोल OH-? तो 1। तो 1 मोल का मास कितना? 40 ग्राम। बोलो क्लियर है? हम बोलेंगे बेस का उतना मास लो, उतना अमाउंट लो जिससे हमें 1 मोल OH- आयन मिले। तो बोलेंगे सच में 1 ही मिल रहा है, तो उसके लिए कितना मास चाहिए? 40 ग्राम। इसका मतलब 40 ग्राम इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब फॉर्मूला वाइज देखें, इक्विवेलेंट मास ऑफ अगर हम बेस देखना चाहें तो मोलर मास बाई यहाँ क्या लिखेंगे? एसिडिटी ऑफ बेस। क्लियर है? बेस का ना एसिडिटी निकाला जाता है बच्चे, है ना। बेस का एसिडिटी होता है और एसिड का क्या होता है? बेसिसिटी होता है। तो एसिडिटी ऑफ बेस, बोलेंगे एसिडिटी ऑफ बेस कितना? देखो मोलर मास इसका कितना? 40। इसका एसिडिटी है 1। एसिडिटी मतलब ये कितने H+ आयन के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है? एक OH- है तो एक H+ के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए इसका एसिडिटी कितना हुआ? 1। उसी को हम लोग N फैक्टर कहेंगे या वैलेंसी फैक्टर कहेंगे, तो कितना हो गया? 40। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बच्चे, MgOH का होल ट्वाइस। ये टूटेगा तो किस में टूटेगा? तो बोलेंगे सर Mg2++ 2OH- आयन। अब 1 मोल है ना, ऐसा मत समझ आइए 2, ये तो फॉर्मूला है, इसका आगे क्या है? 1 है। तो 1 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें 2 मोल OH- आयन दे रहा है। हमें चाहिए 1 ही मोल, तो इसको क्या करें? पूरे रिएक्शन को 2 से भागा कर दें, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 MgOH का होल ट्वाइस मिलके क्या बनाया? 1/2 Mg2++ OH-। बोलो क्लियर है कि नहीं है कहानी? बिल्कुल क्लियर है। तो बोलेंगे अब समझो इसका आधा मोल, हमको 1 मोल इसका सप्लाई कर रहा है ना, तो आधा मोल का मास कितना? निकाल लो। मैग्नीशियम का कितना? 24। ठीक है? बोलेंगे इसका कितना होता है? 17 दूना 34, 4 4 8 58। यानी कि इसका 58 ग्राम अगर हम लेंगे, सॉरी इसका 1 मोल का मास होता है ना 58 ग्राम, तो 58 ग्राम से तो 2 मोल OH- निकल रहा है। यहाँ पे कितना चाहिए हमको? 1 मोल के लिए आधा मोल चाहिए ना, इसका आधा मोल का मास कितना हो जाएगा? 29 ग्राम। यानी कि इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा बच्चे? 29 ग्राम हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो यानी कि अगर हम इक्विवेलेंट मास किसका निकाले थे? NaOH का निकाले थे, तो 40 का आया था। इक्विवेलेंट मास अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निकालें तो मोलर मास इसका कितना है? बोलो बच्चे 58 है। बाय इसका N फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? तो बोलेंगे ये कितना OH- आयन रिलीज करता है। देखो बच्चे फॉर्मूला और इसमें कंफ्यूज नहीं करना। तुम बोलोगे सर आप तो बोल रहे हैं 1 मोल सप्लाई करना चाहिए, फिर यहाँ पे बोलते हैं कितना OH- सप्लाई करता है। सप्लाई तो 2 करता है, बात को समझो। सप्लाई हमको 2 करता है, 1 मोल 2 मोल OH- देता है। लेकिन हमें अगर ये कॉन्सेप्ट पे जाना है तो कॉन्सेप्ट कहता है कि उतना ही मास लो जो जिससे 1 मोल मिले, तो 29 ग्राम ले रहे हैं। फॉर्मूला ये नहीं कहता है, फॉर्मूला कहता है डायरेक्ट ऊपर मोलर मास रखो और नीचे वैलेंसी फैक्टर रखो। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? कोई भी एसिड कितना OH- आयन मैक्सिमम दे सकता है, तो ये 2 को देगा। एसिड के केस में कितना H+ आयन वो रिलीज कर सकता है जो उसके बस में है। जैसे फॉस्फोरिक एसिड के केस में 3 था, फॉस्फोरस एसिड के केस में 2 ही था। क्लियर है? तो जितना उसके बस में अगर वो जितना रिलीज कर पाएगा तो वही उसका वैलेंसी फैक्टर, या बेस है तो उसका एसिडिटी कहलाएगा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना लेंगे? 2। कितना वो रिलीज कर पा रहा है? 2। तो 29 ग्राम पर
इक्विवेलेंट इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। बोलो क्लियर है बच्चे। चलो सॉल्ट के केस में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सॉल्ट का हम लोग इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो बोलेंगे सॉल्ट का भी इक्विवेलेंट मास एकदम आसान है। बोलेंगे सॉल्ट के केस में ना बच्चे हमें देखना पड़ता है इन केस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के केस में हमें देखना पड़ता है कि वही उतना मास ले लो NaCl का जिससे वो हमें क्या दे दे, बोलो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज देता है ना सॉल्ट में। तो यहाँ H+ और OH- की तो बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे कि जैसे देखो यहाँ पे पहले ऐसे समझो तब वो समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे इक्विवेलेंट मास, हम लोग अगर सॉल्ट की लें है ना, इक्विवेलेंट मास अगर हम लोग सॉल्ट के केस में लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन में क्या बोलो वैलेंसी फैक्टर लिखेंगे ना, ठीक। अब अगर सॉल्ट का केस है तो ऊपर क्या करेंगे, मोलर मास तो रखेंगे ही और नीचे में क्या रखेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या सुनो पॉजिटिव ये जो कैटायन है, कैटायन का टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है या एनायन का टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, समझना बात को। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं चार्ज प्रेजेंट, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। समझना, मोलर मास चाहे तो निगेटिव चार्ज ले लो या पॉजिटिव चार्ज, भी समझाते हैं हम इसको। बोलेंगे मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर क्या होता है सॉल्ट के केस में। अगर हमें इक्विवेलेंट मास किसका निकालना है, इक्विवेलेंट मास अब सॉल्ट अगर हमें निकालना है तो ऊपर मोलर मास तो सॉल्ट का रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है, टोटल नंबर बोलो, या इसको दूसरे सेंस में ऐसे समझ सकते हो कि टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव आयन या टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन निगेटिव आयन। क्लियर है, निगेटिव आयन का टोटल चार्ज कितना है या पॉजिटिव आयन का टोटल चार्ज कितना है। बोलो क्लियर है कहानी कि नहीं, एग्जाम्पल से अब समझाते हैं। जैसे NaCl था ना, तो ऊपर मोलर मास कितना होता है NaCl का, बोलेंगे सर कितना 58.5 होता है ना, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो करोगे तो 58.5। अब नीचे में बोलो, अब समझना टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज, दोनों को मत ले लेना, ऐसा नहीं कि इसको दोनों को ले लेंगे, चाहे तो पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करो या निगेटिव चार्ज को कंसीडर करो। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ कै गो है, तो बोलेंगे ए गो है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1 होगा। बात समझ में आया। या ऐसे गिनो, जो कैटायन है उसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 1 है, एनायन के ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 1 है। बोलो क्लियर है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ 1। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मास हमारा 58.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट ही आएगा। बोलो क्लियर है। अगला एग्जांपल देखो, जैसे MgCl2 है, ये टूट के क्या बनाएगा बच्चे, तो बोलेंगे सर Mg2+ + 2Cl-। तो इसका अगर हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो ऊपर मोलर मास रख देंगे, MgCl2 का निकाल सकते हैं, मैग्नीशियम का 24 और क्लोरीन का हो जाएगा 35.5 × 2 यानी कि 71 इधर हो जाएगा 24 यानी कि 5 9 95 ग्राम हो गया। अब समझो 95 ग्राम तो ऊपर हम रख लेंगे मोलर मास। अब बटे में क्या रखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हमें किसका, ये तो किसका निकाले थे इक्विवेलेंट मास, हम किसका निकाले थे NaCl का निकाले थे। बोलो क्लियर है बच्चे। अगर हमें इक्विवेलेंट मास किसका निकालना है MgCl2 का, तो ऊपर क्या रखेंगे, इसका मोलर मास 95 ग्राम आ रहा है और नीचे वैलेंसी फैक्टर इसका कितना होगा। बोलेंगे कैटायन के ऊपर देखो कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है, बोलेंगे 2। या एनायन को देखो, एनायन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, 2 गो है, यानी कि कितना निगेटिव चार्ज टोटल हो गया 2 हुआ ना। समझो पॉजिटिव चार्ज का संख्या मत देखना यहाँ पे क्या गो पॉजिटिव, यहाँ तो 1 गो यहाँ तो 2 है। बोलेंगे टोटल पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या इसको ऐसे पढ़ो कि टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव आयन है ना, या टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन निगेटिव आयन। निगेटिव आयन की बात करेंगे तो उसमें टोटल चार्ज कितना है 2 है, तो पॉजिटिव चार्ज भी 2 है। दोनों में से किसी एक ही को कंसीडर करना, दोनों मत ले लेना, तो 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव मिलकर 0 हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है। तो बोलेंगे कितना है इसका, बोलो वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो 95/2 कर दोगे, यही इसका वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। बोलो क्लियर है कहानी। तो देखो सॉल्ट के केस में हम लोग कैसे, अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो कैसे देखेंगे, उतना मास लेना इसका NaCl या किसी भी सॉल्ट का जिससे हमें क्या मिल जाए, बोलो 1 मोल पॉजिटिव चार्ज मिले। बोलो क्लियर है, कितना मोल मिले, 1 मोल पॉजिटिव चार्ज या 1 मोल निगेटिव चार्ज। क्लियर है। यहां पे देखो ध्यान से, 1 मोल पॉजिटिव चार्ज या 1 मोल निगेटिव चार्ज मिले, तो देखो ध्यान से हम बोलेंगे यहां कितना 1 मोल ले रहे हैं, तो इससे 1 मोल मिल रहा है ना बच्चे, बोलो तो 1 मोल का मास कितना 58.5 ग्राम, तो उससे हमको 1 मोल पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है ना,
मतलब पॉजिटिव चार्ज का संख्या कितना, एक ही मोल है ना यहाँ पे जी, तो बोलेंगे 1 मिल रहा है। यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना कि टोटल पॉजिटिव चार्ज, मोल वाइज मत देखना कि यहाँ सर 1 है यहाँ 2 है, हम बोलेंगे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना इसमें, और इसमें 2 निगेटिव चार्ज मिल रहा है। यानी कि 1 मोल से हमको 2 मोल निगेटिव चार्ज, या अगर चार्ज वाइज देखा जाए तो 2 मोल क्या मिल रहा है, बोलो पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। तुमको कंफ्यूजन होगा सर इसके आगे 1 है तो 1 ही मोल मिल रहा है, हम बोलेंगे नहीं, संख्या नहीं देखा जाता है सॉल्ट के केस में। सॉल्ट के केस में देखा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, तो 2 है ना, हमको कितना चाहिए, 1 ही चाहिए, समझ आ रहा है, 1 ही मोल पॉजिटिव चार्ज हमको चाहिए। अगर देखा जाए तो यहाँ 2 चार्ज है कि नहीं है, तो 2 चार्ज हमको नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए, 1 मोल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, तो इसका हम बोलेंगे सर 1 मोल से इसका 2 मोल पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, इसमें समझ लो, यहाँ ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे, 2 मोल, तो बोलेंगे चाहिए कितना, 1 ही मोल। तो इस रिएक्शन को हम आधा से अगर डिवाइड कर देंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको हमको 1 मोल मिल गया, तो हाफ मोल का मास कितना हो जाएगा, तो इसका मास निकाले थे हम, कितना आया था, बोलो 95/2 ग्राम, यही इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। बोलो क्लियर। शॉर्ट के केस में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना, बोलेंगे यहाँ पे मोलर मास ऊपर रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कितना है या नेगेटिव चार्ज कितना है, उसी को वैलेंसी फैक्टर उसका कहा जाएगा। बोलो क्लियर है। चलो एसिड बेस और साल्ट के केस में हम लोग इक्विवेलेंट मास को समझ चुके हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लेकर के, और अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं जो कल हम तुमको बोले थे डिस्क्लोज करेंगे कि इक्विवेलेंट मास में हम लोग हमेशा 1 मोल, अगर एसिड और बेस की बात करें तो 1 ही मोल की बात क्यों की जाती है कि 1 ही मोल H+ हमें मिले, 1 ही मोल OH- आयन मिले, ऐसा क्यों बोलते हैं, तो समझते हैं इस चीज़ को। क्लियर है बच्चों। तो बोलेंगे देखो इसके पीछे का कहानी ना थोड़ा सा तुमको समझना पड़ेगा इस हिसाब से कि इक्विवेलेंट हमें क्या कहता है ना, कि एक सब्सटेंस का उतना मास लो जो दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाए। समझ बात को, एक सब्सटेंस का उतना अमाउंट लो, उतना मास लो जो दूसरे सब्सटेंस के मास के इक्विवेलेंट हो जाए, तुलना में हो जाए, उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट मास। समझना, जैसे हम यहाँ पे ना एक एग्जांपल लेते हैं, समझना, H2SO4 प्लस NaOH। क्लियर है। हम बोलेंगे जरा समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर, कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट का, है ना, कॉन्सेप्ट है, हम लोग इक्विवेलेंट का पढ़ रहे हैं। हम बोलेंगे देखो ध्यान से, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, NaOH है, ये कंप्लीट रिएक्शन करवाना है हमको। क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड को कंप्लीट रिएक्शन करना है, तो कंप्लीट रिएक्शन के बाद सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो बोलेंगे तुमसे ये पूछा जाएगा कि अगर हमें कंप्लीट रिएक्शन करना है, मतलब एसिड और बेस 100% रिएक्ट कर जाए, तो इसका कितना मास लेना पड़ेगा और इसका कितना मास लेना पड़ेगा। तो क्या बता पाओगे डायरेक्टली, बोलेंगे सर नहीं, हमको थोड़ा सा समस्या होगा। हम बोलेंगे सर इसका कितना मोल है, 1 मोल, इसका कितना मोल है, 1 मोल। देखो ध्यान से, इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, हम बैलेंस नहीं किए रिएक्शन को, क्या बनने वाला ये भी नहीं बनाया। तो 1 मोल का मास कितना होगा, 98 ग्राम, और इसका 1 मोल का मास कितना होगा, 40 ग्राम। तो क्या ये तुम श्योर हो कि इसका 98 ग्राम इसके 40 ग्राम के साथ पूरा रिएक्ट कर जाएगा। हम बोलेंगे नहीं सर, अगर हमें ये पता करना है ना कि ये इसका कितना मास इसके कितने मास से कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, तो हमें रिएक्शन को पूरा लिखना पड़ेगा और बैलेंस करना पड़ेगा। समझ आ रहा है। ये कहता है स्टोकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको ये पता करना है कि इसका कितना मास इसके कितने मास के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट में जो स्टोकियोमेट्री टॉपिक होता है उसको समझना पड़ेगा, और उसको बैलेंस करके कितना मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है ये आपको लिखना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हमें क्या बताता है कि आप कोई बैलेंसिंग मत करो, कोई रिएक्शन मत लिखो, हम आपको समझा देंगे कि इक्विवेलेंट मास कितना आएगा। क्लियर है, यही बात हमको आज समझना है। तो बोलेंगे अगर हमको ये पता करना है कि इसका कितना मास इसके कितने मास से कंप्लीट रिएक्ट करेगा, तो इस रिएक्शन को आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखो। बोलेंगे सर यहाँ 2H है, तो 2OH- यहाँ पे लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। बोलेंगे समझो सल्फ्यूरिक एसिड के पास कितना H+ है, 2H+ है ना, तो इसके 2OH- अगर यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें, समझना बात को, तो इसमें 2 मोल OH- आ जाएगा, 2 मोल OH- 2 मोल H+ के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बना देगा। क्लियर है। और जैसे H+ भागा उसके प्लेस पे कौन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, तो Na2SO4। समझ में आ रहा है कहानी। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है पूरा पूरी, 1 मोल इसके 2 मोल के साथ कंप्लीट करके 1 मोल ये सॉल्ट है, और वो क्या है बोलो, वाटर है। ये हमारा क्या है, बेस है, और ये क्या है बच्चे, एसिड है। अब समझना है कहानी। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या लिखे थे, जब हम बैलेंसिंग नहीं किए थे, हम बोले थे इसका 1 है, इसका 1 है, तो क्या इसके 1 के साथ रिएक्ट कर रहा था। बोलेंगे नहीं, अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लिए हैं तो अब यहाँ हम 100% विथ क्या कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं कि इसका 1 मोल हर हाल में अब इसका 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल सॉल्ट और 2 मोल वाटर बनाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है बच्चा। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं सर 1 मोल मतलब 98 ग्राम, अगर मास के सेंस में लिखें तो इसका कितना मास रहेगा, 2 मोल का मास 80 ग्राम। समझ में आया। तो अब हम कह सकते हैं 98 ग्राम इसके 80 ग्राम के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, कुछ बचेगा नहीं।
समझ आ रहा है? तो अगर हमें ये पता करना इसका कितना मास इसके कितने मास के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इसलिए याद करो बच्चे, जब हम लोग स्टोकियोमेट्री पढ़ते थे ना तो वहाँ एक चीज़ पहले ही लिख दिया करते थे कि इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टोकियोमेट्री वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हमें हर हाल में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ये स्टोकियोमेट्री में हम लोग पढ़ते थे। लेकिन इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट में भी हम लोग जो आ रहे हैं बच्चों, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट स्टोकियोमेट्री के कॉन्सेप्ट से लाख गुना आसान है। बोलेंगे उसमें कोई बैलेंसिंग का आवश्यकता नहीं है, कोई रिएक्शन लिखने का आवश्यकता नहीं है। हम बोलेंगे विदाउट राइटिंग द इक्वेशन एंड विदाउट बैलेंसिंग द इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ ईच सब्सटेंस दैट विल रिएक्ट विथ ईच अदर कंप्लीटली। समझ आ रहा है? हम बोलेंगे उतना मास हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, यानी कि 98 ग्राम कितना ग्राम के साथ कंप्लीटली रिएक्ट किया? 80 ग्राम के साथ। ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर हमको बैलेंसिंग करना बच्चे नहीं आता है तो बोलेंगे फिर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? तो बोलेंगे इक्विवेलेंट का। यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस चीज का लगा है? तो बोलेंगे सर यहाँ पे हम लगा है स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। अब हम कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं बच्चे इक्विवेलेंट का। क्या यूज करने जा रहे हैं? इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट और स्टोकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट में क्या अंतर होता है? स्टोकियोमेट्री में हमें ना मोल के ऊपर काम किया जाता है और साथ ही साथ मोल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और साथ ही साथ हमें क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। तभी हम बता पाएंगे कितना ग्राम कितने ग्राम के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमें सिर्फ ये दे दिया जाए कौन कौन सब्सटेंस को हमें रिएक्ट करवाना है तो बोलेंगे अब आगे आपको कुछ नहीं लिखना, ना ही बैलेंस करना, रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या कहता है इक्विवेलेंट? आखिर आसान क्यों है? तो इक्विवेलेंट कहता है कि बच्चों हमेशा ये एसिड है ना, तो एसिड क्या देगा? बोलो, ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड क्या देगा? तो बोलेंगे H+ देगा। बेस क्या देगा? तो बोलेंगे सर OH- देगा ना। तो बोलेंगे इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 1 मोल H+ आयन फ्रॉम एसिड ऑलवेज रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ OH- आयन फ्रॉम बेस टू गिव 1 मोल ऑफ वाटर। ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कहता है। क्या कहता है? अगर एसिड बेस का रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो 1 मोल H+ हमेशा 1 मोल OH- के साथ रिएक्ट करके 1 मोल वाटर हमको देगा। ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। ये समझना बात को। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं कहता कि आप रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है, ध्यान से सुनो, कि 1 मोल H+ G1/1 मोल OH- के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा। कोई दुविधा वाला बात नहीं है। 1 बोलो या 1 मोल बोलो, 1 मोल चाहे कितना भी मोल क्यों ना दे दे। जैसे फॉस्फोरिक एसिड देगा 3 मोल H+ देगा ना, बोलेंगे नहीं 3 मोल अगर दे देगा ना तो हमको 3 मोल नहीं यूज हो पाएगा। 1 मोल इसके 1 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। और इसका 3 करवाना है तो फिर 3 लगाओ यहाँ पे। तो बोलेंगे हमको चूंकि बैलेंस नहीं करना तो हम क्या करेंगे? 1 मोल H+ 1 मोल OH- के साथ रिएक्ट कर दो। क्लियर है? चलो ध्यान से समझना। अब थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं। क्लियर है? अब बोलेंगे सर इसका 1 मोल H+ आयन अगर हमें चाहिए तो इसका कितना मोल लेना पड़ेगा? ध्यान लगाना थोड़ा सा। बोलेंगे सर ये सल्फ्यूरिक एसिड तो 2 मोल H+ देता है ना। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से कितना मोल, इसको अगर तोड़ोगे तो 2H+ + SO4 2- देता है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो 2 मोल देता है H+, लेकिन हमें चाहिए कितना? 1 ही मोल। तो इसका 98 ग्राम अगर हम लेते हैं और इसका 40 ग्राम लेते हैं, ध्यान सुनना, इसका 98 ग्राम हमको कितना मोल देगा? बोलेंगे सर 2 मोल H+ आयन देगा ना। लेकिन हम जानते हैं इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि 1 मोल को 1 मोल के साथ रिएक्ट करवाना है। तो 1 मोल अगर हमें चाहिए H+ तो इसका कितना मोल लेना पड़ेगा? बोलेंगे सर इसका ½ मोल लेना पड़ेगा। उसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, यहीं पे चलो मिटा के लिखते हैं। हम बोलेंगे, ध्यान से ना, फिर से बोलते हैं एक बार। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कहता है 1 मोल H+ 1 मोल OH- के साथ रिएक्ट करके 1 मोल वाटर बनाएगा। ठीक, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड है मजबूर, वो बोलेगा हम तो 2 मोल H+ देंगे। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हमको 2 मोल नहीं चाहिए, 1 ही मोल चाहिए, क्योंकि 1 मोल के साथ हमेशा रिएक्ट करता है। तो अगर इसका 1 मोल चाहिए तो इस रिएक्शन को क्या करें? बोलो, देखो ध्यान से। जैसे ये बैलेंस था ना ऐसे करके, तो इस रिएक्शन को हम कितना से भाग कर दें? बोलो, इस रिएक्शन को अगर ये 2 मोल ले लेंगे तो ये 80 ग्राम हो जाएगा ना। तो बोलेंगे इस रिएक्शन को कितना से भाग कर दो? ½ से, यानी कि 2 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा? 2H2SO4 हुआ और यहाँ क्या हो जाएगा? NaOH हुआ ना। तो देखो ध्यान से, इसका ½ मोल अगर लोगे तो अब कितना H+ आयन मिलेगा? बोलेंगे 1 मोल H+ मिलेगा ना यहाँ से हमको। बोलो, यहाँ से 1 मोल H+ मिलेगा और यहाँ से अभी भी 1 मोल OH- मिल रहा है। क्लियर है? यहाँ से कितना मोल मिल रहा है? 1 मोल OH-। तो ½ मोल के लिए इसका मास कितना हुआ? बोलेंगे सर 98/2 यानी कि 49 ग्राम। बोलो क्लियर है? और इसका मास कितना हुआ? बोलो, 1 मोल अगर चाहिए OH- तो इसका मास कितना लेंगे? 40 ग्राम। बोलो क्लियर हो रहा है कहानी कि नहीं हो रहा है? बोलेंगे समझ में बिल्कुल नहीं आया सर, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज कर दिए कि यहाँ 2 से गुना करके 2 से भागा काहे करेंगे, यहाँ 2 से गुना क्यों किए।
अभी समझा रहे हैं, वापस से सब कुछ समझाएंगे। इक्विवेलेंट का मास कहता है 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस के साथ रिएक्ट करना चाहिए। अब तुम ही बोलो, हम बोलेंगे NaOH 1 मोल H प्लस दे रहा है, OH माइनस दे रहा है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड तो 2 मोल दे रहा है ना। बोलेंगे सर 2 मोल हमको नहीं चाहिए, हमको 98 ग्राम लो ताकि एक ही मोल H प्लस दे। तो उसका कितना मास लेंगे जिससे 1 मोल मिले? तो बोलेंगे सर इसका 49 ग्राम लेंगे। तो अब बताओ इसका 49 ग्राम क्या इसके 40 ग्राम के इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं हुआ? इसका 98 ग्राम नहीं हुआ। देखो इसका 98 ग्राम इसके 80 ग्राम के बराबर हो रहा था ना, तो 49 इसके 40 के बराबर होगा ना, उसी को तो इक्विवेलेंट बोलते हैं। बोलो क्लियर हो रहा है? उसी को इक्विवेलेंट बोलते हैं। बोलेंगे इसका 98 ग्राम नहीं लेना है, इसका 49 ही लो ताकि ये 1 मोल NaOH के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। बोलो क्लियर है कहानी? नहीं हुआ तो इतना नोट करो, अगर करना चाहते हो तो हम आगे बढ़ते हैं, वापस से समझाते हैं इस चीज़ को। क्लियर है? जब तक नहीं हुआ क्लियर बच्चे तब तक सीखेंगे इसको। बोलेंगे स्टोकियोमेट्री का रिएक्शन पढ़ने में हम जो बैलेंस करते हैं उसमें हमको बैलेंस चाहिए, और बोलेंगे इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट में कोई बैलेंसिंग नहीं चाहिए बच्चे, कोई बैलेंसिंग नहीं चाहिए। हम देख के बताएंगे कि कितना मोल हमको इसका लेना है। बोलेंगे कॉन्सेप्ट ही कहता है 1 मोल चाहिए, तो बोलेंगे देखो यहाँ पे H2SO4 है प्लस NaOH है, विदाउट बैलेंसिंग हमको बताना कि इसका कितना ग्राम कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये समझना इसका बच्चों ये कितना H प्लस देगा, तो बोलेंगे सर ये 2 मोल H प्लस देगा और 1 मोल सल्फेट आयन देगा। ये कितना देगा, तो 1 मोल Na प्लस प्लस 1 मोल OH माइनस। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कहता है बच्चे कि 1 मोल, ध्यान समझो, 1 मोल H प्लस लिख देते हैं। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कहता है 1 मोल H प्लस ऑलवेज रिएक्ट विथ 1 मोल OH माइनस टू गिव 1 मोल ऑफ वाटर। बोलो ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों, उसको घोड़ के पी लेना है। ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कहता है 1 मोल एसिड कभी भी 1 मोल बेस के साथ रिएक्ट करेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आएगा ना, तो 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। लेकिन इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि 1 मोल H प्लस हमेशा 1 मोल OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर है? अब सुनो, ये एसिड कितना मोल लिए हैं? 1 मोल लिए हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड, तो 1 मोल का मास कितना हुआ? 98 ग्राम। यानी कि इसका हम कितना मास ले रहे हैं? 98 ग्राम। इसका कितना ले रहे हैं? 40 ग्राम। बोलो ले रहे हैं ना। तो हम बोलेंगे समझना, अगर 98 ग्राम लिए तो कितना मोल दे रहा है? 2 H प्लस दे रहा है। हमको 1 ही मोल H प्लस चाहिए, तो इसका कितना मोल लेना पड़ेगा? हाफ मोल लेना पड़ेगा ना, तब हमको यहाँ से कितना मिल जाएगा? बोलो। बोलेंगे सर H प्लस प्लस हाफ मोल सल्फेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो बच्चे। तो अगर इसका 1 मोल चाहिए तो इसका कितना लेना पड़ेगा? आधा मोल। आधा मोल का मतलब कितना? 49 ग्राम। समझ आ रहा है? इसका मतलब इसका कितना हो गया? 49 ग्राम। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसके 40 ग्राम के साथ इसका कंप्लीटली 49 ग्राम रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि 1 मोल H प्लस को ना हमें कितना मोल चाहिए? बोलो 1 ही मोल H प्लस चाहिए। H प्लस इसको 2 बार लिखे हैं ना, इसका 1 मोल H प्लस इसके 1 मोल OH माइनस के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, तो 1 मोल बच जाएगा इसमें। समझ आ रहा है? कहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलेंगे इसका कितना मोल ले लें? 1 मोल। 1 मोल इसके 1 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करवा देंगे। तो 1 मोल लेने के लिए इसका आधा मोल लेना पड़ेगा। आधा मोल का मतलब क्या हो गया? 49 ग्राम। तो अब कंप्लीट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बोलेंगे विदाउट बैलेंसिंग हम देख के बता पाएंगे इसका 40 ग्राम के साथ ना इसका 98 ग्राम रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसमें चूंकि 2 H प्लस चाहिए था ना, 2 गुना दे रहा था, 2 गुना H प्लस चाहिए था, हमको 1 गुना चाहिए, तो इस एसिड को आधा कर दो ना। तो एसिड को आधा की तो इसका कितना मास हो गया? 49 ग्राम। 49 ग्राम लेंगे तो अब अगर इसका 49 ग्राम हम ले लेते हैं, समझना, इसका मतलब अगर इसका हम 49 ग्राम लेते हैं तो अब ये सल्फ्यूरिक एसिड हमको कितना H प्लस देगा? अगर इसका हम 49 ग्राम ले रहे हैं तो ये हमको यहाँ से 1 ही मोल H प्लस देगा। और बेस तो यहाँ पे NaOH था ना हमारा, बोलो बेस हमारा क्या था? NaOH था। तो ये NaOH यहाँ से कितना ग्राम लिए हैं? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम कितना मोल OH माइनस दे रहा है? 1 मोल। अब ये 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस के साथ कंबाइन करके 1 मोल वाटर बना देगा। यही इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो रहा है? इसलिए कल से हम बोल रहे थे कि एसिड का वो मास लो जो कि H प्लस 1 मोल H प्लस दे। इसी क्लियर कर रहे थे, क्योंकि इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट डिपेंड ही करता है कि हमारा 1 मोल ऑलवेज 1 मोल ऑफ अनदर सब्सटेंस के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करता है। क्लियर है? 1 मोल H प्लस अनदर सब्सटेंस अगर बेस है उसका 1 मोल OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है। ऑन द अदर हैंड एसिड और बेस कभी भी 1-1 मोल जरूरी नहीं हमेशा रिएक्ट करे। जैसे HCl और NaOH कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा बच्चों, बोलो, क्योंकि ये एक H प्लस है, एक OH माइनस है, तो एक वाटर यहाँ बना देगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? NaCl। इस केस में 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। लेकिन H2SO4 को समझना बच्चे, H2SO4 को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 OH माइनस चाहिए। इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा कंप्लीटली। इसका मतलब इसका 80 ग्राम इसके 98 ग्राम से है ना, तो बोलेंगे इसका 40 इसके कितना से? 49। इसका मतलब इसका 49 ग्राम इसके 40 ग्राम के इक्विवेलेंट हो गए। देखो बहुत बार बताएं बच्चों। क्लियर है? चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का करके देखो।
एक फॉस्फोरिक एसिड का करके देखते हैं, उसका इक्विवेलेंट मास देखो कैसे करते हैं। तो बोलेंगे सर इधर हम एसिड ले रहे हैं H3PO4, उसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH को। बोलो ठीक है, मेरे पास दो तरीका, चाहे तो बैलेंस कर लो, बैलेंस करके बता दो इसका कितना मास इसके कितने मास के साथ रिएक्ट करेगा। बोलेंगे अगर बैलेंस नहीं करना तो समझना, इसका मास कितना होता है 98 ग्राम, कितना का, तो बोलेंगे सर 1 मोल का। बोलो क्लियर है, 1 मोल का मास कितना होता है 98 ग्राम, और इसका 1 मोल का मास कितना होता है 40 ग्राम। बोलो क्लियर है ना। हमको क्या कहता है इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, कि यहाँ से 1 मोल OH माइनस आयन हमको चाहिए, और यहाँ का 1 मोल H प्लस अगर हम दे दें तो दोनों मिल के 1 मोल वाटर हमको बना देगा। समझना बात, ये कहता है इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। लेकिन दिमाग लगाओ कि ये एसिड कितना मोल H प्लस आयन देता है तुमको टोटली, हम बोलेंगे 3 मोल देता है। हमको चाहिए 1 ही मोल, तो उसका कितना मास ले लें। समझो 98 ग्राम हमको 3 मोल H प्लस देता है, नहीं तो हम तभी से सीख रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए इसका 1 ही मोल, तो 98/3 ग्राम लेंगे। बोलो यानी कि अगर इसका हम 98/3 ग्राम ले लें किसका H3PO4 का, तो ये हर हाल में 1 मोल H प्लस आयन सप्लाई करेगा, जो कि 1 मोल OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल वाटर बना देगा। बोलो क्लियर है। इसलिए हम लोग हमेशा 1 मोल के ऊपर भाग रहे थे। कहानी क्लियर है कि नहीं है। तो बोलेंगे इक्विवेलेंट का मास देखो, ऐसे ही पता चल गया कि सर इसका 40 ग्राम इसके ना 98 ग्राम के साथ कंप्लीट रिएक्ट नहीं करेगा, इसका 1 मोल चाहिए H प्लस ना, तो इसका मतलब हमको यहाँ से कितना लेना पड़ेगा 98/3 ग्राम इसका लेना पड़ेगा, तो ये 40 ग्राम के साथ कंप्लीट रिएक्शन करेगा। देखो कोई बैलेंसिंग की है नहीं की है, इसका 40 ग्राम इसके 98/3 यानी कि 32.66 ग्राम के साथ कंप्लीट रिएक्शन कर लेने वाला है। और अगर बैलेंसिंग नहीं किए थे पहले, आज के पहले, हम बोलेंगे अगर तुम बता देते ना सर 40 ग्राम 98 ग्राम के साथ, तो बोलो गलत हो जाता। क्यों, देखो स्टोकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट कहता है कि मेरे पास कौन सा एसिड है H3PO4 प्लस NaOH है। कंप्लीट रिएक्शन अगर करवाना है तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना H प्लस है 3, यहाँ पे OH माइनस कितना है 1 ही है ना, तो हम अगर इसका 3 मोल ले लें तो क्या अब कंप्लीटली 3H प्लस 3 OH माइनस के साथ रिएक्ट करके 3 मोल वाटर बनाएगा। बोलो अब बोलेंगे 3 हाइड्रोजन को 3 सोडियम रिप्लेस किया तो क्या बनेगा Na3PO4 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब लगाना दिमाग, इसका 1 मोल इसके कंप्लीटली 3 मोल के साथ रिएक्ट किया है। अब अगर इस रिएक्शन को आपको लिखने आता है तो बोलेंगे स्टोकियोमेट्री और इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट दोनों फिर आपके लिए बराबर। बोलेंगे अगर आपको रिएक्शन लिखने नहीं आता है या मोल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता कि सर 1-3 के साथ कैसे रिएक्ट किया, तो बोलेंगे तब इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 1-3 के साथ रिएक्ट कैसे करता है, तो ये पता चल गया कि अगर बैलेंस किए, क्योंकि देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ना मास बैलेंस्ड होता है, मास कंजर्व रहता है। अब इधर का नेट मास इधर के नेट मास के बराबर होगा, जो कि हम लोग स्टोकियोमेट्री में जानते हैं इस चीज को। तो बोलेंगे नेट मास बराबर करने के लिए हमको बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस करेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट जिसको हम लोग स्टोकियोमेट्री बोलते हैं वही इसका नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करता है। तो इसका 1 मोल यानी कि देखो ध्यान से 98 ग्राम इसके 3 मोल के साथ यानी कि 120 ग्राम के साथ कंप्लीट रिएक्शन करेगा, तो हमारा सॉल्ट और वाटर बनाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे सर हमको ना ये बैलेंसिंग नहीं आता है ना हमको करना है, तो देखो ध्यान से हम क्या बोलेंगे, फिर तो एक काम करो ना, ये जो लिखा हुआ था ना यहाँ से कितना OH माइनस आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा था 3, लेकिन हमको लाना है 1 ही, तब इसका कितना मास लोगे। बोलेंगे सर 98 ग्राम से हमको 3 मोल मिल रहा था ना, 98 ग्राम से कितना मोल मिले 3 मोल H प्लस मिल रहा था ना, लेकिन हमको चाहिए 1 ही मोल H प्लस, तो 98/3 कर दो ना, तो यहाँ से 1 मोल H प्लस मिलेगा, 1 मोल OH माइनस यहाँ तो मिल ही रहा था, तो 1 मोल वाटर बना देगा। यही इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। यहाँ से भी वही आ रहा है, देखो 120 अगर 98 के साथ कर रहा है तो 3 से भागा करोगे तो ये 40 ग्राम और ये 98/3 ग्राम। अब भी दोनों सेम आंसर देगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आसान है। क्लियर हो रहा है, यही है इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। चलो अगला कॉन्सेप्ट और एक करके देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बच्चा एक और करके देखते हैं कि एसिड और बेस का रिएक्शन जब भी कराते हैं तो स्टोकियोमेट्री और इक्विवेलेंट में क्या अंतर होता है। तो बोलेंगे एक एसिड हम लेते हैं इस बार H3PO3 फॉस्फोरस एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर बच्चे आपको इसका रिएक्शन लिखने के लिए आता है तब तो ठीक, अगर नहीं आता है तो हम आपसे अगर ये पूछ लें कि बताओ बच्चे इसका कितना मास इसके कितने मास के साथ कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा, तो आप नहीं बता पाओगे। तो हम बोलेंगे देखो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो हो सकता है समझ में आ जाए। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट हमें क्या कहता है, यहाँ से कितना OH माइनस आ रहा है। बोलो बच्चे OH माइनस 1 मोल में बात करेंगे तो 1 मोल, लेकिन तुमको मालूम है ना फॉस्फोरस एसिड से 2 मोल OH माइनस 2 मोल H प्लस मिलता है ना। देखो हम लोग फिगर सीख चुके हैं फॉस्फोरस एसिड से, यहाँ 3 मोल नहीं मिलता है 2 मोल मिलता है।
क्या 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा? बोलेंगे नहीं, इक्विवेलेंट कहता है 1 मोल हमेशा 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, यही तो समझना है। लेकिन ये दे रहा है कितना? 2 मोल दे रहा है ना। तो बोलेंगे सर अगर ये 2 मोल दे रहा है तो कितना मास दे रहा है? तो हम इसको सर निकाले थे, 82 ग्राम आता है। 82 ग्राम हमको कितना मोल दे रहा है? 2 मोल ना। तो अगर इसका हम आधा क्वांटिटी ले लें, समझना 81 ग्राम अगर ले लें, समझते हो बात, 81 ग्राम ले लें, 81 ग्राम के लिए कितना लेना पड़ेगा? हाफ मोल। तो अब हमको कितना मिल जाएगा बोलो? 41 ग्राम होगा ना। तो अगर इसका हम H3PO3 का 41 ग्राम ले लेंगे तो अब हमको ये 1 मोल H+ आयन सप्लाई करेगा। तो 1 मोल H+ आयन इसके 1 मोल OH- आयन, इसका मतलब 40 ग्राम के साथ कंप्लीट रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? बोलो क्योंकि 2 मोल H+ लेते थे ना, उसके संग ऐसा समझना, अगर मोल में नहीं समझा था ऐसा समझना, यहाँ 1 ठो OH- आयन है, यहाँ 2 ठो H+ आयन है, तो 1 ठो के साथ रिएक्ट करेगा ना जी, तो 1 वाटर बनाएगा, तो 1 H+ तो अभी भी शेष बच जाएगा ना। हम बोलेंगे कंप्लीट रिएक्शन करवाने के लिए ना, तो एक काम करो ना, इसका मास से आधा ले लो ना, आधा मास में आधा चीज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझा? मान लो तुम 1 किलो कोई सामान ले रहे हो तो उसमें मान लो तुमको 1000 मोल मिल रहा है, तो आधा किलो अगर कोई सामान लोगे तो उसमें 500 मोल मिलेगा, सीधा सा बात है। तो इसलिए हमको ये जो 82 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस एसिड था वो हमको 2 मोल H+ सप्लाई कर रहा था, हमको 1 ही मोल चाहिए था, 41 ग्राम ले लिए। तो अब 41 ग्राम हमारे 40 ग्राम के साथ कंप्लीट रिएक्शन कर लेगा। समझ में आ रहा है? कंप्लीट रिएक्शन हमारा कौन कर लेगा? बोलो 41 ग्राम 40 ग्राम के साथ। बोलो क्लियर है? एक बार बच्चे हम वीडियो में देख लेते हैं सब कुछ आ रहा है, स्पष्ट कि नहीं आ रहा है? हाँ ठीक, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट बच्चे इक्विवेलेंट का? कन्फ्यूजन होगा लेकिन थोड़ा सा डीपली देखो, समझ में आ जाएगा। तो बोलेंगे यहाँ पे 41 ग्राम अगर लेंगे तो NaOH के 1 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। अगर बोलेंगे स्टोकियोमेट्री पे सर समझाइए, तो बोलेंगे देखो स्टोकियोमेट्री पे कैसे बनेगा। तो बोलेंगे स्टोकियोमेट्री फिर कहता है ना कि विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन वी कांट गेट द 100% करेक्ट रिजल्ट। बोलेंगे यहाँ से कितना H+ निकलता है? 2, तो यहाँ पे हमको 2 NaOH लेना पड़ेगा। बोलो क्लियर है ना? तब ये 2 NaOH 2 H+ के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? बोलो 2 मोल वाटर बना देगा। और यहाँ बचेगा क्या? 2 हाइड्रोजन आएगा तो Na2HPO3 बचेगा। देखो 2 हाइड्रोजन भागा तो उसके जगह 2 सोडियम आ जाएगा। रिएक्शन हमारा बैलेंस है कि नहीं बच्चे? देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 3 2 5 3, और हाइड्रोजन हमें यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो 3 और 1 4 है, यहाँ 3 2 5 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। बोलेंगे सर 3 है 2 5 है, यहाँ 2 1 3, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। हाँ वैसे भी देखो 2 मोल बना रहा था, इसमें बैलेंस करने की आवश्यकता भी नहीं था। यहाँ से 2 मोल आया, 2 मोल निकल रहा था तो 2 मोल OH- लिए थे, तो 2 मोल मिलकर 2 मोल वाटर मिलाया था। अब रिएक्शन बैलेंस है ना, तो अब हम यहाँ कह सकते हैं ये स्टोकियोमेट्री कहता है। स्टोकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये नीचे वाला कि सर इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, तब हमको इसका 1 मोल और सॉल्ट और 2 मोल वाटर बनाएगा। तो रिएक्शन लिख लो तो पता चल गया। हम बोलेंगे अगर रिएक्शन नहीं लिखना था तब भी बन जाता। इसका मतलब इसका 1 मोल कितना हुआ? 82 ग्राम, और इसका 2 मोल कितना हुआ? 80 ग्राम हुआ ना। यहाँ पे तो वही चीज़ आया था, यहाँ पे क्या आया था? इसका 41 ग्राम है ना, इक्विवेलेंट इसका 41 ग्राम, इसके 40 ग्राम, और मिटा दिए थे हम थोड़ी देर पहले, मिटा दिए थे, उसको ध्यान से ना। इसका 41 ग्राम इसके 40 ग्राम के साथ कंप्लीट रिएक्शन कर रहा है ना, विदाउट बैलेंसिंग, पता चल गया। क्योंकि यहाँ से 1 OH- के लिए यहाँ चूंकि ये 2 दे रहा था ना, हमको 1 ही चाहिए था, तो इसका आधा मास ले लो। इसका आधा मास अगर हम लेते 82 का आधा, तो बोलेंगे ये कंप्लीट रिएक्शन कर जाता। बोलो क्लियर हो रहा है ना? यहाँ पे बैलेंस करके भी वही आया, इसका 40 तो इसका 41। बोलो क्लियर है? यही इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलो 45 मिनट्स का अप्रॉक्स लेक्चर हुआ है। देखो कल भी हम समझाए थे, आज भी कोशिश की है समझाने का इक्विवेलेंट का। अब आते हैं नॉर्मेलिटी के ऊपर। नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आएगा तो हम बोलेंगे विदाउट फार्मूला हम लोग कोशिश करेंगे नॉर्मेलिटी के सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। चलो पहले तो शॉर्टकट वाला एक को देखते हैं। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। देखो शुरुआत कर रहे हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है, एकदम फॉर्मूला लग के बन जाएगा, फिर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ट्राई करो बच्चे, तो हम पानी पी ले।
ठीक है। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। हमको नॉर्मेलिटी बताना है कितने का, 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। ये फॉर्मूला बहुत काम देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए तुरंत बन जाता है। नॉर्मेलिटी हमें निकालना है। क्या मोलारिटी दिया है इस क्वेश्चन का? बोलेंगे बिल्कुल दिया। देखो ये 2m सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोलारिटी हमें 2 दिया हुआ है। ठीक, वैलेंसी फैक्टर कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, बोलो? तो सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है कि ये 2H+ आयन रिलीज कर सकता है। तो 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो? 4 कैपिटल N। इसका यूनिट नॉर्मेलिटी का N ही होता है ना, तो 4N इसका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन इसी टाइप का रिपीट करते हैं। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर S3PO4 सॉल्यूशन। क्लियर बच्चे? ट्राई कीजिए। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर S3PO4 सॉल्यूशन। तो बोलेंगे नॉर्मेलिटी हमें निकालना है, मोलारिटी दिया हुआ है, तो शॉर्टकट लगाओ। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। बोलो क्लियर है? तो नॉर्मेलिटी हमें मोलारिटी कितना दिया है, तो देखो 0.3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 0.3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 1000 ml अगर हमारा सॉल्यूशन उसमें 0.3 मोल प्रेजेंट है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में मोलारिटी इस सॉल्यूशन का 0.3 दिया हुआ है। इस चीज़ को हम लोग मोलारिटी में समझते हैं। इनटू वैलेंसी फैक्टर S3PO4 का कितना होता है? वैलेंसी फैक्टर अगर हम X से डिनोट करते हैं तो हमको मालूम है ये 3H+ आयन दे सकता है हमें ना। ठीक है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 3, तो इंटू 3 किए तो कितना हो गया बच्चे? 0.9 कैपिटल N। यही इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा, बोलो? 0.9 N हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या है बच्चे, बोलो? नॉर्मेलिटी है। बोलो क्लियर है कहानी? वेरी गुड। इसी टाइप का क्वेश्चन 2-3 और रिपीट करते हैं हम लोग। क्लियर है? इसको आप नोट कर लें बच्चे। चलो इसको नोट करो बच्चे। नया क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पर। वैलेंसी फैक्टर देखो हमें याद रखना है, और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अभी कॉन्सेप्चुअल मेथड से भी सीखेंगे, है ना। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1 मोलर S3PO2 सॉल्यूशन। तो देखो ध्यान से बच्चे, ऐसा लिख लेते हैं थोड़ा सा इस बार। गिवन हमको मोलारिटी कितना है, 0.1 मोल पर लीटर। यही होता है मोलारिटी ना, जो 0.1 मोलर लिखा है इसका मतलब मोलारिटी दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। S3PO4 को जरा देखना, सॉरी S3PO2, इसमें 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 ऑक्सीजन हम यूज़ कर लिए, इसके साथ 1 हाइड्रोजन यूज़ हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन तो फॉस्फोरस के साथ जुड़ा रहेगा ना। यही S3PO2 का डायग्राम है। तो बोलेंगे सिर्फ यही वाला बॉन्ड आपस में आसानी से ब्रेक होगा, बाकी ये दोनों नहीं टूट पाएगा। बोलो क्लियर है ना। तो इसका वैलेंसी फैक्टर X कितना हो गया, 1। जितना H+ आयन कोई एसिड हमारा रिलीज कर दे वही उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। यानी कि इस वैलेंसी फैक्टर को अगर हम X से लिखते हैं तो इसका कितना हो जाता है, 1। तो इस क्वेश्चन में बच्चे नॉर्मेलिटी अगर हमें निकालना होता है तो क्या करेंगे, मोलारिटी इनटू क्या, वैलेंसी फैक्टर। बार बार इस फॉर्मूले को लिखो, ठीक। तो मोलारिटी कितना दिया है, 0.1, वैलेंसी फैक्टर भी 1 है, तो कितना हो जाएगा, 0.1 कैपिटल N इसका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। हमको ध्यान रखना है कौन सा एसिड दिया हुआ उसका वैलेंसी फैक्टर हमें मालूम होना चाहिए, तो हम बोलेंगे मोलारिटी के हिसाब से हम लोग निकाल देंगे क्वेश्चन को। क्लियर है। चलो और क्वेश्चन निकाल हम लोग रिपीट करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ो। इस तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। Find the molarity and normality of an aqueous solution
containing, find the molarity and normality of an aqueous solution containing 49 gram of H2SO4 in 500 ml सॉल्यूशन। ध्यान से समझो, फाइंड द मोलारिटी भी पूछा है इस बार एंड नॉर्मेलिटी भी पूछा है, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 500 ml सॉल्यूशन। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, बनाने का तो बहुत तरीका है बच्चे। हम बोलेंगे सबसे आसान तरीका हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मोलारिटी हम लोग निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मोलारिटी। हम लोग फॉर्मूला यूज ना करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मोलारिटी क्या कहता है बच्चे कि 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट इस बार मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे मोल्स कितना हो जाएगा बोलो? मोल्स n ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, जो कि सॉल्यूट है हमारा। तो कितना हो जाएगा बोलो? 49 ग्राम है, अपॉन में मोलर मास कितना होता है? 98 होता है, तो हाफ मोल होगा कि नहीं? तो एकदम लॉजिक का कहानी है। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड रहता है तो 1 मोल, तो 49 ग्राम है तो हाफ मोल। हाफ मोल प्रेजेंट है कितना में? 500 ml सॉल्यूशन में। तो लिखेंगे चूंकि 500 ml सॉल्यूशन में 1/2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है ना बच्चे, तो देयरफॉर 1000 मिलीलीटर अगर हम सॉल्यूशन ले लें तो कितना हो जाएगा बोलो? 2 गुना किए हैं ना। देखो 500 में अगर आधा मोल प्रेजेंट है तो 1000 में कितना? 2 गुना, तो 2 गुना 1/2 यानी कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट विल बी प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि देखो 49 ग्राम का मतलब है था हाफ मोल, आधा मोल 500 ml में, तो 1000 ml में 1 मोल। इसका मतलब देयरफॉर मोलारिटी सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा बोलो? 1 मोल पर लीटर। बोलो आसानी से बना कि नहीं बच्चे? अब देखो हम फॉर्मूला भी यूज़ नहीं किए बच्चे। फॉर्मूला लगाओगे कैसे? गिवन मास बाई मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ऊपर 1000 करेंगे, वैसे ही बनेगा, ऐसे ही बनता है। तो बोलेंगे ये तरीका हमको ज़्यादा बेहतर लगता है। क्लियर है? चलो वैसे भी हम तुमको वो भी बना के दिखा देते हैं। इसको नोट कर लो बच्चे, इसको नोट कर लो, फिर हम तुमको फॉर्मूला से बना देते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है मोलारिटी का? मोलारिटी का फॉर्मूला बच्चे हमें कहता है कि कैपिटल M अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अगर लिए हैं बच्चे तो 1000। देख तो फॉर्मूला में यही सब याद रखना पड़ता है। तो बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1/2। वॉल्यूम कितना है? 500 ml है, ऊपर करेंगे 1000। बोलो करेंगे ना? इसको बढ़िया से अगर लिखेंगे तो 1/2 इंटू 1000 अपॉन में 500 है ना, नीचे दोनों गुना करोगे 1000 हो जाएगा, ऊपर भी 1000 हो जाएगा, सब कट जाएगा कितना बार में? 1। तो 1 मोल पर लीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है? और एक बार अगर मोलारिटी पता चल गया तो नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे? मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, वैसे बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो इतना नोट करो। अब हम लोग निकालते हैं नॉर्मलिटी को। उसका मोलारिटी कितना आया बच्चे? 1 आया, इस बात को लिख के ध्यान रखना। अब हम लोग निकालते हैं नॉर्मलिटी को। किसको निकालते हैं बच्चे? बोलो नॉर्मलिटी को। तो नॉर्मलिटी लिखने का हमारा 2 तरीका। पहले हम बनाएंगे बिना फॉर्मूला के। हम बोलेंगे नॉर्मलिटी कहता है, जिस प्रकार मोलारिटी कहता है 1000 ml में कितना मोल सॉल्यूट का होना चाहिए, उसी प्रकार नॉर्मलिटी कहता है कि 1000 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का होना चाहिए। ध्यान से सुनना। तो बोलेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अगर हमें सॉल्यूट का निकालना तो कैसे निकालते हैं बोलो? गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। करते हैं कि नहीं करते हैं बच्चे? बोलो। अगर हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इक्विवेलेंट मास मेरा सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। देखो पहले हम बना रहे हैं मेथड, अपना वाला मेथड 1 इसको नाम दे दी, मतलब बिना फॉर्मूला का। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर हमें पता चल जाए, जैसे वहाँ नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया था गिवन मास बाई मोलर मास, उसी प्रकार यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो कि H2SO4 है अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट जो कि H2SO4 है। बोलो क्लियर है? क्लियर? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास हमको अगर पता चल जाए, मास दिया है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो पता चल जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? बोलेंगे सर 2H++ सल्फेट टूटेगा ना ऐसे करके। बोलेंगे 1 मोल हमको 2 मोल H+ दे रहा है, 1 मोल हमें 2 मोल दे रहा है। क्लियर है ना? 1 मोल का मास कितना? 98 ग्राम। लेकिन हमको चाहिए कितना? 1 ही मोल चाहिए, तो इसका कितना लेंगे? 49 ग्राम। बोलो क्लियर है ना? इसका 49 ग्राम अगर हम ले लेंगे तो उससे हमको 1 मोल H+ आयन मिलेगा। बोलो क्लियर है? इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना हुआ? 49।
क्लियर है बच्चों। तो इक्विवेलेंट मास नंबर ऑफ ग्राम कैसे निकालेंगे, मास हमको 49 ग्राम दिया हुआ है इस बार, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर वो भी 49, तो कट के कितना आया 1। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया बोलो बच्चे, 1 हो गया। क्लियर है। अब नॉर्मेलिटी कहता क्या है कि 1000 ml सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, यही हमको ये नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है। समझना, नॉर्मेलिटी कहता है कि 1000 ml सॉल्यूशन में कितना लिखे हैं कि ITN है, कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। बोलो क्लियर है। ये हमारा विदाउट फॉर्मूला मेथड है ना। तो बोलेंगे देखो यहाँ लिख देते हैं, बोलेंगे सर कितना ml सॉल्यूशन है, 500 ml सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, बोलो 1 है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, बोलो बच्चे अभी निकल के आया ना। तो देयरफॉर 1000 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा, 2 गुना किए तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1000 ml में 2 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका मतलब नॉर्मेलिटी क्या हो गया, 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। बोलो क्लियर है ना। 1000 ml यानी कि 1 लीटर, 1 लीटर में 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, 1 लीटर में 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसका मतलब नॉर्मेलिटी कितना हो गया, 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हमको नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्चुअल मेथड था। बोलो बच्चे नहीं फॉर्मूला लगा के बनाएंगे, तो फॉर्मूला के बना देते हैं, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बोलेंगे फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए हैं, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में क्या, बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अगर करेंगे तो इन 2000। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना लाए थे, अभी बोलो 1 लाए थे ना, क्योंकि 49 ग्राम है, ऊपर मास दिया, इक्विवेलेंट भी 49 होता है, तो कट के 1 आया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 500 ml में, तो ऊपर 1000 करो तो कितना आया, 2 कैपिटल एन आंसर। अगर ऐसा नहीं करना चाहते थे तो तीसरा मेथड हमारा ये था, बोलो क्या, नॉर्मेलिटी बराबर मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर कैपिटल एक्स। मोलारिटी कितना आया था, बोलो हाफ आया था, हाफ आया था मोलारिटी नहीं, मोलारिटी इस क्वेश्चन का 1 आया था ना, 500 ml में आधा मोल था, तो 1000 में 1 मोल था, तो मोलारिटी 1 आया था। और वैलेंसी फैक्टर इसका कितना होता है, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर हमको होता है 2, हम जानते हैं क्योंकि 2H प्लस देता है, तो 1 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल एन आंसर। बोलो क्लियर है बच्चे। तो ये हमारा छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी न्यूमेरिकल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चे, ठीक है। चलो धन्यवाद।